तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रिवीजन वाली क्लास। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आयोजित 47वें कोलकाता पुस्तक मेले में थीम देश कौन सा रहा? तो आंसर होगा यूके। तो कोलकाता बुक फेयर की बात कर रहे हैं, अभी ये जनवरी में हुआ, 47 नंबर का एडिशन था और इसमें थीम कंट्री रहा था यूके। ये जो कोलकाता बुक फेयर है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तक मेला है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि 2025 में जो मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर होगा उसमें कौन सा देश थीम देश होगा? तो भारत होगा। और कोलकाता ये किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। और देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये भी कहाँ पे शुरू हुई है? हुगली नदी के नीचे, जो कि है कोलकाता मेट्रो। अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता को ही बताया था, ये भी ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्टैचू है जिसे कहा गया स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, इसका अनावरण इसको लॉन्च कहां पे किया गया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी जी, अभी उन्होंने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये भीमराव अंबेडकर जी की स्टैचू है और इसका नाम रखा है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ये याद रखना। हाइट की अगर पूछोगे तो टोटल हाइट 206 फुट है, जिसमें मुख्य मूर्ति 125 फुट है और नीचे का जो उसका प्लेटफॉर्म है, जो मंच है, वो 81 फुट है। और इस तरह से ये दुनिया में BR अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अच्छा, इसी तरह से आपने पढ़ा होगा BR अम्बेडकर जी की अमेरिका के मैरीलैंड में भी एक स्टैचू बनाई गई थी और ये भारत के बाहर BR अम्बेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा थी, उसको नाम दिया था स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। अच्छा, आप मुझे बताओ उसकी हाइट कितनी है? ये मेरा आपसे प्रश्न है, हाइट कितनी है, हाइट बताओ। और अगर ये और बताओ, आपको बताओ कि BR अम्बेडकर जी की और कौन कौन सी और कहां पे स्टैचू आपको मिलेगी जो हमने पढ़ी है करंट अफेयर्स में। मैं आपको कई बार रिपीट करा चुका हूं, आगे भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं, किस राज्य में अभी कानुमा त्योहार मनाया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो तेलंगाना में मकर संक्रांति के तीसरे दिन ये कानुमा त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो कानुमा त्योहार का संबंध ये पशुओं से है, तो मतलब इस त्योहार के अवसर पे क्या होता है, राज्य के लोग मवेशियों और कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। तेलंगाना में कुछ और भी महत्वपूर्ण त्योहार होते हैं, जैसे कि एक बथुकम्मा फेस्टिवल होता है जिसे फूलों का त्योहार कहा जाता है। एक बोनालू उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये एग्जाम में आते हैं ये प्रश्न, ध्यान में रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि विंग्स इंडिया 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला? तो ऑप्शन में आप देखो, बंगलुरु एयरपोर्ट का नाम है। अगर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी उत्तर में होता तो हम उसको भी आंसर टिक करते। तो अभी तो उत्तर बंगलुरु एयरपोर्ट हो गया। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी भारत का पहला ग्राफीन केंद्र, जिसे आप कहोगे इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, ये किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आंसर होगा केरल में। अच्छा, ग्राफीन की अगर बात करें, ग्राफीन क्या होता है? वैसे तो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने डिटेल में बताया ही था, अब भी अगर थोड़ा बहुत मैं आपको समझाऊं तो ऐसे समझो, ये जो ग्राफीन है ना, एक सिंगल एटम की मोटाई वाली कार्बन की एक पतली परत होती है और ये ग्राफीन की परतें मिलकर ही ग्रेफाइट बनाती है। ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होती है, मतलब अच्छा चालक होती है, और ये कार्बन की प्योर फॉर्म होती है और इसका बहुत यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में। और आप कह सकते हो ये जो ग्राफीन है ये दुनिया का सबसे पतला पदार्थ है। हमने देखा ना, एटम की मोटाई के जितना इसकी विड्थ होती है, एटम की जितना ये मोटा होता है, यानी कि हमारे बाल से भी 10 लाख गुना पतला होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत मजबूत होता है, स्टील और हीरे से भी ज्यादा मजबूत। तो याद रखना। अब ये तो मैंने आपको ग्राफीन के बारे में बता दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का पहला ग्राफीन सेंटर, इसे कहां पे स्थापित किया गया? केरल में। केरल के कोच्चि के मेकर्स गांव में स्थापित किया गया। इसका नाम है इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन और इसकी स्थापना की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ने। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा श्रीजा अकुला। तो श्रीजा अकुला, एक तो ये याद रखना इनका संबंध है टेबल टेनिस से। अच्छा, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। आपको याद होगा इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के गवर्निंग बॉडी में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? तो वीटा दानी बनी थी, ये याद रखना। अगला प्रश्न है, कन्वर्सेशन विद औरंगजेब नाम के उपन्यास को किसने लिखा? चारू निवेदिता ने लिखा है। चारू निवेदिता ये तमिल साहित्यकार है
और अभी इनका नाम काफी चर्चा में है क्योंकि ये जो बुक है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, अभी इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। किसने किया ट्रांसलेशन? नंदिनी कृष्णन ने किया है। तो अगर आपसे पूछे कन्वर्सेशन विद औरंगजेब नाम की बुक को किसने लिखा? चारू निवेदिता ने। फिर आपसे पूछ रहे कि जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अब ये तो दूसरा राज्य बन गया, आप पूछोगे ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा था ये बताओ, तो आंसर होगा बिहार। ये सिंपल सा याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी किसने अगले 5 सालों के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर लिया है? तो आंसर होगा टाटा ने। तो टाटा एक बार फिर से आईपीएल का ये टाइटल स्पॉन्सर होगा और वो भी अगले 5 सालों के लिए। टाइटल स्पॉन्सर मतलब समझ रहे हो ना, जैसे आईपीएल के आगे हम लगाते हैं टाटा आईपीएल, तो वो टाइटल स्पॉन्सर कहलाता है। इससे पहले भी 2022 और 2023 की टाइटल स्पॉन्सरशिप इसी के पास थी और अब अगले 5 सालों के लिए भी इनके पास आ गई है। अच्छा, अभी बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना था? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना था। और आईसीसी का ग्लोबल स्पॉन्सर बना था कौन? मास्टर कार्ड। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस मंदिर में गोल मेले का आयोजन किया गया था? तो आंसर होगा जगन्नाथ मंदिर उधमपुर। ये जगन्नाथ मंदिर एक तो आप जानते हो जो पूरी उड़ीसा में है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो उधमपुर जम्मू कश्मीर में है हम उसकी बात कर रहे हैं और अभी वहीं पे गोल मेले का आयोजन किया गया। तो ये आप ध्यान में रखना कि कहाँ पे गोल मेले का आयोजन किया गया। जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जो जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि 9 साल बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई जिसको कहते हैं मोह जूझ, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा असम में। तो मोह जूझ मतलब ये भैंसों की लड़ाई है, इसका आयोजन ये असम में होता है। अभी 9 साल के बाद फिर से इसका आयोजन किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस पे बैन लगा दिया था, लेकिन अभी फिर से ये शुरू हो गया है। तो न्यूज में बना हुआ है, तो ध्यान में रखना। इसी तरह से आपको याद होगा जो सांड को कंट्रोल करने वाला एक खेल होता है जिसे आप जल्लीकट्टू के नाम से जानते हो, वो तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में जो पोंगल त्योहार मनाया जाता है उसी के मौके पर जल्लीकट्टू का आयोजन होता है। और जो भैंसों की दौड़ होती है वो कर्नाटक में होती है जिसे आप कंबाला कहते हो। और मवेशियों की पूजा ये कनुमा नाम के त्योहार में होती है जो तेलंगाना में होता है। बाकी में हमने देखा बेलों को लड़वा रहे हैं, बेलों को कंट्रोल कर रहे हैं, बेलों की रेस हो रही है, भैंसों की रेस हो रही है, लेकिन कनुमा में मवेशियों की पूजा हो रही है, तो वो तेलंगाना का है। फिर आपसे पूछ रहे पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। अब इसका उत्तर नागालैंड मत कर देना। देखो नागालैंड में जो हम मनाते हैं वो हॉर्नबिल फेस्टिवल है और यहाँ पे पूछ रहा है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इस बार ये इसका नवा संस्करण था जो हमने 2024 में मनाया। और ये जो फेस्टिवल है हॉर्नबिल पक्षी के संरक्षण पर केंद्रित है। और अगर आपसे पूछ ले थोड़ा और डीप में जाकर के किस जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है फेस्टिवल, तो नीशी जनजाति के लोगों के द्वारा। आपको याद होगा अभी नीशी कपड़े को भी जीआई टैग मिला था, तो वो इन जनजातियों के द्वारा ही वो उपयोग में लिया जाता है, वो बनाया जाता है कपड़ा जिसको भी जीआई टैग मिला था। अच्छा, ये हॉर्नबिल ये किस राज्य का स्टेट बर्ड है? अगर ये प्रश्न आए ना तो एक तो अरुणाचल प्रदेश, तो उत्तर आप कर ही दोगे। इसके अलावा ये केरल का भी है, तो ये भी ध्यान रखना। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट बुक है, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। इस बुक को किसने लिखा है? हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया जी ने। इस बुक का हिंदी में क्या नाम है? हिंदी संस्करण जो इसका आया है उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह। तो मनसुख मांडविया जी स्वास्थ्य मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री तो इनके पास है ही सही, बाकी केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी है ये। और इनकी बुक का नाम है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। इसको लॉन्च किसने किया? हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी ने। अच्छा, मुझे ये बताओ कि देश का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट ये कहां पे शुरू हुआ? गांधीनगर के कल्लोल में। और अगर पूछे भारत का पहला कोल गैसिफाइड बेस्ड तलचर फर्टिलाइजर प्लांट ये कहां पे खुलेगा? तो आंसर होगा उड़ीसा में। ये भी करंट अफेयर्स के ही प्रश्न है, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे असम ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन नाम की बुक को किसने लिखा? अरूप कुमार दत्ता ने लिखा है। और इस बुक को लॉन्च किया है हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह ने। तो ये जो बुक है ये असम बोरफुकन के ऊपर लिखी गई है। अब वो कौन है? तो वे 17वीं शताब्दी में असम के वीर योद्धा थे। 17वीं शताब्दी में जो अहोम साम्राज्य था जिसका असम पर शासन था, तो वहीं पे
अहोम साम्राज्य में ये सेनापति हुआ करते थे। उन्होंने 1671 में मुगल सेना और अहोम साम्राज्य की सेना के बीच जो सरायघाट का युद्ध हुआ था उसमें अहोम साम्राज्य का इन्होंने नेतृत्व किया था और इस युद्ध में मुगलों की हार हुई थी। अब एक प्रश्न मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि ये तो इनके ऊपर हमने बुक पढ़ ली है, इनके ऊपर अभी एक स्टैचू भी स्थापित की गई थी। आप मुझे बताओ स्टैचू कहाँ पे स्थापित की गई थी, और अगर हाइट भी आपको पता है तो वो भी बताओ। मैं आपको आगे बताऊंगा, उस प्रश्न को हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में तो आपने पढ़ लिया ना, तो फिर बताओ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी शिक्षा मंत्रालय ने कितने वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी? तो आंसर होगा 16 वर्ष। तो अभी हमारे शिक्षा मंत्रालय ने, जिसके शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो शिक्षा मंत्रालय ने रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स 2024 के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस में बहुत सारे बिंदु हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं हमारे एग्जाम के लिहाजा से। तो वो यही है कि कोचिंग सेंटर में अब 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो नामांकन नहीं करवा सकते, एनरोलमेंट उनका नहीं हो सकता है। स्टूडेंट्स का जो नामांकन है वो सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा के बाद ही किया जाएगा। और इसके अलावा भी काफी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि बच्चा एडमिशन ले लेता है और कुछ दिन बाद कुछ टाइम लिमिट होती है, अगर उसको समझ में नहीं आता तो फीस रिफंड करनी पड़ेगी। और इसी तरह के कोई और भी पॉइंट्स हैं बहुत सारे, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं तो ये उम्र याद रखना है, ये उम्र पूछी जा सकती है 16 वर्ष। इससे ऊपर के बच्चों को ही एनरोलमेंट देना है, नामांकन करना है कोचिंग में। अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछ रहे विंटर यूथ ओलंपिक्स 2024 में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी ने हिस्सा लिया? तो आंसर होगा साहिल ने। अच्छा, ये विंटर यूथ ओलंपिक्स 2024 ये इस बार इसका चौथा संस्करण था जो कि हुआ साउथ कोरिया में। इसका मोटो है ग्रो टुगेदर शाइन टुगेदर। और साहिल ये एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस विंटर यूथ ओलंपिक्स 2024 में पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से। ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले और इनका संबंध किस खेल से है? तो अल्पाइन स्कीयर है ये। और यूथ से याद आएगा, एक तो अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी हुए थे, अभी इसका छठा संस्करण हुआ था तमिलनाडु में, जिसका मैस्कॉट है वीर मंगाई। अच्छा, आप बताओ उसमें टॉप पे कौन रहा था? बाकी नेशनल यूथ डे आप मनाते ही हो कब? 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को। और इंटरनेशनल यूथ डे होता है 12 अगस्त को, जिस दिन हाथी दिवस भी होता है। आपसे जो मैंने प्रश्न अभी पूछा है उसका उत्तर दो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का अभी जो छठा संस्करण हुआ था तमिलनाडु में, उसको कौन जीता? पहले स्थान पे कौन रहा? पहले स्थान पे कौन रहा? फिर आपसे पूछ रहे हैं स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया? नाटो के द्वारा। एक्सरसाइज का नाम है स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024। इसका आयोजन किया नाटो ने। और कहां पे किया? तो कोई एक उत्तर नहीं है, क्योंकि यूरोपीय महाद्वीप के अलग अलग देशों में इसका आयोजन किया गया। तो नाम याद रख लो आप। तो क्या है एक्सरसाइज का नाम और आयोजन किसने किया? नाटो ने। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1949 में। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल बेल्जियम में। सेक्रेटरी जनरल है जीन स्टोल्टेनबर्ग। अब यहाँ पे एक और प्रश्न तैयार हो गया आपके लिए कि नाटो का अभी नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है? ये जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, ये सारे प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रश्न ऑलरेडी मैं डेली करंट अफेयर्स में तो पढ़ा ही चुका हूं, तो आप में से किस किस को याद है? इससे आपका एनालिसिस भी होता चलेगा कि यार हमें याद है कि नहीं है। तो देखते हैं अगला प्रश्न फिर क्या है। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को मलेरिया मुक्त अभी घोषित किया? तो आंसर होगा कैप वर्दे। कैप वर्दे ये एक अफ्रीकी देश है और अभी WHO ने इसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। वैसे अभी मॉरिशस और अल्जीरिया को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया था। आप पूछोगे क्या भारत मलेरिया मुक्त है? तो आंसर होगा नहीं। भारत पोलियो मुक्त जरूर है, जो कि 2014 में हो चुका था, पोलियो फ्री, लेकिन मलेरिया मुक्त नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि श्रीलंका है, वो मलेरिया मुक्त है, 2016 में हो चुका है। मालदीव हो चुका है 2015 में। हम नहीं हुए, हमारा लक्ष्य है लेकिन मलेरिया मुक्त होने का 2030 का। हम मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को मनाते हैं। और आप जानते ही हो मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, क्योंकि उसके अंदर अगर प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होगा तो वो हमारे ब्लड में फैल जाएगा, जिसके कारण होगा मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ यानी कि प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण ये होता है मलेरिया। जो एनाफिलीज मच्छर है वो तो एक वेक्टर का काम करती है, मतलब इधर से उधर मलेरिया फैलाने का काम करती है, आप ऐसा कह सकते हो। अभी आपको याद होगा WHO ने मलेरिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी थी, उसका नाम क्या है? मॉस्क्यूरिक्स है।
अच्छा, ये जो कैप वर्दे है इसके स्टैटिक की बात करें तो इसकी कैपिटल होती है प्राए। ये याद रखना, कैपिटल पूछी जा सकती है, प्राए इसकी कैपिटल है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि सऊदी अरब के रियाद में जॉय अवार्ड्स 2024 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो आंसर होगा आलिया भट्ट। पहली भारतीय नहीं बोल रहा हूं, पहली भारतीय महिला बोल रहा हूं, ये थोड़ा सा ध्यान में देना। आलिया भट्ट को आपको याद होगा पिछले साल उनकी फिल्म आई थी गंगूबाई काठियावाड़ी, उसके लिए नेशनल अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया था। सुधा मूर्ति का नाम याद है, अभी ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी थी। और दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी बनी थी। और दिव्य कीर्ति सिंह ये घुड़सवार है और अभी अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला घुड़सवार ये बनी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है।